Good morning to everyone and welcome on LKP and Chandrasekhar Thakur ji sir on FB Live Show. मैं विश्वनाथ नासिक से आप सबका स्वागत करता हूं। आज और अगला एक महीना हर शनिवार और रविवार सुबह 11 बजे श्री चंद्रशेखर ठाकुर से आप शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्गदर्शन सुन सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड शेयर बाजार में 1948 से कार्यरत है। यह कंपनी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जिस टाइप का इन्वेस्टर उस टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट के लिए हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीम उपलब्ध है। एलकेपी के प्रोडक्ट्स लाइक SPIP, 7 Picks इन्वेस्टमेंट प्लान, पेड, ट्रायोलॉजी, हर दिन दिए जाने वाले एडवाइस उत्तम होते हैं। श्री चंद्रशेखर जी ठाकुर नाम ही काफी है। ऐसा व्यक्तिमत्व शेयर बाजार और डीमैट उनका आत्मा है। उन्होंने शेयर बाजाराचा या इस कार्यक्रम के 1500 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे देश भर में किए हैं। 52 साल उन्होंने एक क्षेत्र में दिए हैं और आज भी यह शख्स हर दिन प्रोग्राम करते हैं। मैं इस FB लाइव शो पे श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो उनका प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर एंड थैंक्स। नमस्ते, मैं चंद्रशेखर ठाकुर एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम की जो श्रृंखला है वो 8 एपिसोड्स की थी, जिसमें आज अंतिम एपिसोड है, 8वां एपिसोड। इस 8 एपिसोड के दरमियान हमने डिस्कस की है ऐसी जानकारी कि जो बेसिक जानकारी है और बिगिनर्स के लिए आवश्यक है, फ़ायदेमंद है। बहुत लोगों के जो फीडबैक्स आए हैं उन्होंने कार्यक्रम को बहुत ही पसंद कर दिया और मेरी ये प्रयास रहा पूरी सीरीज में कि जो आवश्यक जानकारी है वो इन्वेस्टर्स को, दैट मीन्स बिगिनर्स को, इस प्रोग्राम के माध्यम से दी जाए। आज अंतिम एपिसोड में बहुत से कुछ अनकवर्ड टॉपिक्स है, कुछ सवाल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ये श्रृंखला समाप्त होती है, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता समाप्त नहीं होता है। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड के अंत में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को शेयर कर देता हूं, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू आर वेलकम। तो ये मत समझिए कि सीरीज पूरी हो गई तो हमारे रिलेशंस पूरे हो गए, नहीं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आई रिपीट, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर प्रेम से आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। पहले कैसे थे, 1996 तक जब शेयर सर्टिफिकेट्स रूप में हुआ करते थे, उस समय ये प्रोसीजर था कि जब कोई शेयर होल्डर्स का एड्रेस चेंज होता है या कोई और डिटेल्स में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे नॉमिनेशन या और, तो हर कंपनी को खत लिखना पड़ता था। अब जैसे डीमैट आ गया, ये बात बहुत ही आसान हो गई, बहुत कन्वीनियंट हो गई, क्योंकि अब अपने शेयर्स डीमैट अकाउंट में रहते हैं और डिपॉजिटरी के पास सब शेयर्स होल्डर्स का डेटा रहता है। हर शेयर होल्डर के डीमैट खाते में कौन से कंपनी के कितने शेयर्स है, वो सब डेटा दोनों डिपॉजिटरी के पास रहता है, CDSL, NADA। तो समझिए कोई शेयर होल्डर, दैट मीन्स डीमैट अकाउंट होल्डर, अगर उनका एड्रेस चेंज हो गया, बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया, नॉमिनी चेंज करने का है, सो वॉट एवर चेंजेस आर टू बी डन, इन्वेस्टर्स दैट इज डीमैट अकाउंट होल्डर मतलब शेयर होल्डर अपने DP को एक खत लिख देगा या प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन करेगा। DP वो जो चेंजेस है, एड्रेस चेंज हो, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज हो, DP अपने कंप्यूटर में डेटा एंट्री करता है और वो डेटा सीधे डिपॉजिटरी के पास चला जाता है, क्योंकि DP का कंप्यूटर डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है।
एक बार डिपॉजिटरी में आपके चेंजेस जो है, एड्रेस चेंज है, बैंक अकाउंट नंबर चेंज है, डिपॉजिटरी में एक बार चेंज इनकॉर्पोरेट हो गए तो फिर हर कंपनी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम लोग बात करते थे तो हमने देखा है कि ऑन रिकॉर्ड डेट कंपनी टेक्स डेटा फ्रॉम CDSL एंड NSDL। सो उसी प्रकार जब कंपनी को डेटा चाहिए डिविडेंड पेमेंट के लिए, एनुअल रिपोर्ट भेजने के लिए, सो कंपनी विल पुल डेटा फ्रॉम CDSL एंड NSDL। सो एक बार डिपॉजिटरी में आपके डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स है, बैंक अकाउंट चेंजेस, नॉमिनी चेंजेस, जो कुछ चेंजेस है, एक बार डिपॉजिटरी में इनकॉर्पोरेट होते हैं चेंजेस तो हर कंपनी को सेपरेटली इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस डीमैट सिस्टम। अब ये दोनों डिपॉजिटरीज CDSL, NSDL, उनके पास इंटरनेट सर्विसेज भी है। ये इंटरनेट सर्विसेज के बारे में मैं थोड़ी रिकैप करना चाहता हूँ। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो DP आपको हर महीने स्टेटमेंट भेजता है, स्टेटमेंट ऑफ डीमैट अकाउंट। DP हर महीने आपको स्टेटमेंट ऑफ डीमैट अकाउंट भेज देगा। अगर एक भी ट्रांजैक्शन है तो even if there is a single transaction, DP will send you statement once in a month। लेकिन अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है तो वंस इन अ क्वार्टर, मतलब 3 महीने में एक बार स्टेटमेंट भेजेंगे अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो। लेकिन दूसरी एक सुविधा, जैसे मैंने कहा इंटरनेट सुविधा ऐसे है जो दोनों डिपॉजिटरीज अपने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को देते हैं। उसके जरिए डीमैट अकाउंट होल्डर्स अपने डीमैट अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। अगर घर में प्रिंटर है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों डिपॉजिटरी की तरफ से, इसलिए जो डीमैट अकाउंट होल्डर जो सुविधा का लाभ लेता है उससे DP हर महीने स्टेटमेंट नहीं भेजेगा, वंस इन अ क्वार्टर भेजेगा। तो एक प्रकार की सुविधा है, आप रोज भी चाहिए तो स्टेटमेंट देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने शुरू में देखा है कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो होती है उसका यूज कब होता है, जब कोई शेयर होल्डर अपने डीमैट अकाउंट से शेयर बेचता है ब्रोकर के थ्रू, तो उस डीमैट अकाउंट होल्डर्स के शेयर में से ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर होने चाहिए। इसलिए वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप नाम का इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में हमने सेकंड एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया है, आप ये सब जुने एपिसोड्स है वो यूट्यूब पर दे सकते हैं। यूट्यूब के लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या सीधा मेरा पर वहां पे जाकर आप हर एपिसोड जो है वो अपलोड किया है। सो जब शेयर्स ट्रांसफर करने होते हैं उस समय भी इंटरनेट फैसिलिटी दोनों डिपॉजिटरी देते हैं, तो आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप फिलअप करके DP के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से, ये सुविधा भी फ्री है दोनों डिपॉजिटरी की तरफ से, तो आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ट्रेन में, बस में बैठे आप अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी, सेबी ने एक अच्छी फैसिलिटी दोनों डिपॉजिटरियों को इंसिस्ट की है, और बोथ द डिपॉजिटरीज दे आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। जब आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स बाहर चले जाते हैं, मतलब आप अपने डीमैट अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, व्हेनेवर शेयर्स आर डेबिटेड फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट, तो आपको डिपॉजिटरी की तरफ से एक SMS आता है कि सो एंड सो शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी आर डेबिटेड फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट। तो आपको एक तरफ से अलर्ट मिलता है। अगर आपने ट्रांसफर किए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विदाउट योर इंस्ट्रक्शंस अगर ऐसे होता है तो डेफिनेटली रिपोर्ट टू योर DP और यू विल रिपोर्ट टू डिपॉजिटरी। ऐसे नहीं होता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस SMS फैसिलिटी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द डीमैट अकाउंट होल्डर। अगेन दैट इज ऑल्सो गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये सिर्फ डेबिट के लिए आती है। जब आपसे डीमैट अकाउंट से शेयर्स बाहर जाते हैं तो ही SMS फैसिलिटी आती है। क्रेडिट के लिए कुछ अंश तक आती है। दैट मीन्स अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो गए, उसके लिए आपको SMS आ सकता है। अगर कंपनी राइट शेयर्स क्रेडिट करती है तो डेफिनेटली आपको, मतलब सर्ट उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन। सो अदर देन दिस सेल एंड परचेज, जो कॉर्पोरेट एक्शन होती है उसके समय क्रेडिट के लिए भी SMS आता है, लेकिन नॉर्मली व्हेनेवर यू सेल द शेयर्स सिर्फ डेबिट के लिए होगा दोनों डिपॉजिटरी की तरफ से। इसमें लॉजिक ऐसा है कि आपके अकाउंट से शेयर्स डेबिट होते हैं तो आपको इंटीमेशन जानी चाहिए। अगर क्रेडिट होती है तो ज़्यादा चिंता की बात तो है ही नहीं, इसलिए फैसिलिटी रखा है।
दूसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं, अभी बहुत कम लोग हैं, अभी बहुत कम लोग हैं जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट्स, मतलब पेपर फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स है। ऐसे बहुत कम लोग हैं अभी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन करके अपने पास जो शेयर्स थे वो डीमैट रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्योंकि 1998 से वो कंपलसरी डीमैट का जो नियम आ गया सेबी की तरफ से, फ्रॉम 1998 नोबडी कैन सेल शेयर्स इन शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म, डीमैट में ही होना चाहिए। लेकिन जिन्हें शेयर्स नहीं बेचने थे, उन्होंने अगर डिसाइड किया है मैं अगले 25 साल शेयर बेचूंगा नहीं, सो दोज पीपल दे हैव नॉट ओपन डीमैट अकाउंट, उनके पास शेयर सर्टिफिकेट के रूप में अभी भी है संख्या, लेकिन दैट इज परमिटेड। लेकिन कैसे है, सर्टिफिकेट आपके पास रह सकते हैं, आपको डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पेपर फॉर्म में वो आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, प्राइवेट में भी नहीं बेच सकते हैं, दोस्त को नहीं, किसी को नहीं। अगर आपको बेचना है तो आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वो शेयर सर्टिफिकेट डीमैट करने हैं, बाद में आप बेच सकते हैं। पहले कैसे था, मार्केट में बेच नहीं सकते थे, प्राइवेटली बेच सकते थे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, अभी वो भी चला गया। अभी कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स का सेल परसेंट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसमिशन के केस में, मतलब समझिए ABC 3 नाम का शेयर सर्टिफिकेट है, दुर्भाग्य से एक की डेथ हो गई तो B और C जो अभी तक जिंदा है उनके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। इन दैट केस ओनरशिप चेंज इज परमिटेड। तीसरी भी यह बात ऐसे कही कि बहुत से लोग हैं उनके एड्रेस चेंज होते हैं लेकिन वो कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म नहीं करते। अगर डिपॉजिटरी में भी बहुत बार ऐसे होते हैं, कुछ कारणवश बैंक अकाउंट बराबर नहीं दिया हुआ है तो डिविडेंड क्रेडिट नहीं होता है, या जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट्स है उनको डिविडेंड के चेक आते हैं, वो अगर उन्होंने डिपॉजिट नहीं किए या उनके पास चेक नहीं पहुंच गए तो इन दैट केस डिविडेंड जो है वो अनपेड रहता है। ऐसे कोई डिविडेंड 7 ईयर्स कंसेक्यूटिवली अगर अनपेड रहता है तो दैट डिविडेंड अमाउंट प्लस दो शेयर सर्टिफिकेट्स, उसको ओनरशिप स्टॉप करके कन्वर्ट किया जाता है, एक अकाउंट ओपन किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, वहाँ पे वो शेयर्स चले जाते हैं। फिर आपको लगेगा कि मेरे पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है लेकिन वो ऑलरेडी इनवैलिड होके वो चले गए IEPF अकाउंट में। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एवर वो चले गए, नहीं, जब आपको पता चलेगा देन यू कैन राइट टू दिस IEPF, उनकी खुद की वेबसाइट है, और वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं आफ्टर प्रोड्यूसिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सो हमें ये देखना है कि अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है, हमें 7 साल तक अगर डिविडेंड नहीं आता है तो डेफिनेटली कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं आता है, दैट मीन्स आपका एड्रेस कंपनी के पास अपडेट नहीं होगा या बैंक डिटेल बराबर नहीं होंगे। सो ये सुविधा इसलिए किए है कि समझो कोई शेयर्स ऐसे ही पड़े 7 साल 10 साल 15 साल, तो नोबडी शुड बी टेम्प्टेड टू डू सम फ्रॉडुलेंट केस। तो समझिए वो शेयर सर्टिफिकेट 15 साल तक उसका डिविडेंड भी क्लेम नहीं किया, हो सकता है सर्टिफिकेट होल्डर की डेथ भी हो सकती है। सो नोबडी शुड बी टेम्प्टेड टू गेट अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन हिज नेम, क्योंकि वो ओरिजिनल होल्डर तो भी जिंदा नहीं है। सो टू अवॉइड दैट सेबी हैज कम आउट विद दिस रूल दैट 7 ईयर्स तक अगर आप डिविडेंड नहीं क्लेम करते हैं तो शेयर्स IEPF में ट्रांसफर हो गए। और एक बात है कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं थ्रू मेन ब्रोकर और मेन ब्रोकर्स का बिजनेस एसोसिएट्स, जैसे कि अभी LKP सिक्योरिटीज है, LKP सिक्योरिटीज इज अ मेन ब्रोकर, उनके देश भर में बिजनेस एसोसिएट्स है जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं सब ब्रोकर्स, बट दे आर कॉल्ड बिजनेस एसोसिएट्स। उनके थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं सेल परचेज के, लेकिन जिम्मेदारी जो होगी वो मेन ब्रोकर की होगी, जिम्मेदारी मेन ब्रोकर की होगी, लेकिन ट्रांजेक्शन्स बिजनेस एसोसिएट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन ही शुड बी ऑथराइज बिजनेस एसोसिएट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमने देखे एक एपिसोड में, व्हेन यू सेल और बाय द शेयर्स, ब्रोकर आपको बिल देता है या बिल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने के राइट सिर्फ मेन ब्रोकर के पास है, बिजनेस एसोसिएट कैन नॉट इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट मेन ब्रोकर के थ्रू ही आपको मिलने वाली है, दैट वी हैव टू रिमेंबर कि बिजनेस एसोसिएट अपने लेटर हेड पर प्रिंट करके कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है, दैट इज नॉट वैलिड एट ऑल। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने का राइट सिर्फ मेन ब्रोकर को है। दूसरी बात है ब्रोकरेज के बारे में। ब्रोकरेज पे सीलिंग है 2.5%,
ब्रोकरेज पर सीलिंग है 2.5%, लेकिन नॉर्मली कोई भी ब्रोकर 2.5% चार्ज नहीं करते हैं, उससे बहुत कम चार्ज करते हैं। रीज़न इज दैट देयर इज अ वास्ट कॉम्पिटिशन, हजारों दलाल है। सो कोई ब्रोकर 1% से भी कम चार्ज करेंगे, 0.75, 0.5। अगर कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करे कोई क्लाइंट तो हो सकता है 0.35 से भी करेंगे। दैट डिपेंड्स बिटवीन द क्लाइंट एंड ब्रोकर। सो सीलिंग है मैक्सिमम पर 2.5, मिनिमम पर कोई सीलिंग नहीं। जो ब्रोकर को अफोर्ड होता है ही कैन चार्ज दैट। सो ब्रोकरेज के बारे में दैट डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। अगर कोई क्लाइंट एक हफ्ते में 50 लाख का बिजनेस देता है तो उसके लिए ब्रोकर ने डेफिनेटली ब्रोकर कम करेगा। यहाँ बहुत से ब्रोकर्स ऐसे स्कीम भी लाते हैं, आप वन टाइम हमारे पास इतना डिपॉजिट रखिए, फिर लाइफ टाइम आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। सो दैट स्कीम ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। सब ब्रोकर के लिए कॉमन नहीं है। वैसे डीमैट के लिए भी सम डीपीज में टेल यू कि एक बार हमारे पास 3000 रुपीज़ आप दे दीजिए, बाद में आप जब शेयर्स ट्रांसफर करते हैं डीमैट अकाउंट से, हम लोग कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगाएंगे या तो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगाएंगे। सो ऑल दो स्कीम्स आर टोटली डिपेंडिंग बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर और इन्वेस्टर एंड डीपी। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग यू हैव टू मेक एवरीथिंग क्लियर। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ए ग्रुप, बी ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप हम लोग सुनते हैं। सो देयर आर अराउंड 5000 कंपनीज लिस्टेड इन BSE। सो उसमें से कुछ कंपनियां 200+ कंपनी जो है वो ए ग्रुप में है। सो उससे खास दर्जा दिया है ए ग्रुप कंपनीज। उसके लिए जो निकष है, जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, वो BSE इंडिया साइट पर आप देख सकते हैं। सो इसी 200+ कंपनीज जो है वो ए ग्रुप में रखी है। उसके नेक्स्ट जो कुछ कंपनी है वो बी ग्रुप में रखी है, बी ग्रुप। अगेन सेम थिंग कि बी ग्रुप के लिए जो क्राइटेरिया है के लिए क्राइटेरिया वो अलग है। तीसरा एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं टी ग्रुप। टी मीन्स ट्रेड टू ट्रेड। टी भी ट्रेड टू ट्रेड का मतलब ऐसे होता है, अगर समझे आज कोई अपने ब्रोकर के थ्रू 50 शेयर्स सेल करते हैं और उसी ब्रोकर के थ्रू आज 50 शेयर्स बाय करते हैं, तो 50 बाय किए 50 सेल किए, तो आपको ब्रोकर को कुछ शेयर्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जितने बेचे हैं उतने आपने ले लिए। लेकिन वो कंपनी जिसमें आप 50 शेयर्स खरीदते हैं, आज 50 बेचते हैं, वो कंपनी अगर टी ग्रुप में है, टी को बोलते हैं ट्रेड टू ट्रेड, इन दैट केस वो कंपनी के शेयर्स आप बाय करते हो तो आपको डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेना जरूरी है, और सेल करते हो तो डीमैट अकाउंट से डिलीवरी देनी जरूरत है। उसको बोलते हैं टी ग्रुप, ट्रेड टू ट्रेड। जो शेयर सेल करते हैं डिलीवरी देनी है, जो बाय करते हैं डिलीवरी देनी है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन कोई कंपनी पर BSE NSE रखती है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। सो टी टू ट्रेड मतलब ऐसे है कि आप 50 बेचिए 50 खरीदिए तो नहीं है, आपको डिलीवरी देनी भी है और डिलीवरी लेनी भी है। और एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं जेड ग्रुप। कोई कंपनी ऐसी थोड़ी नॉन कंप्लायंट जैसी होती है, वो कंपनी के सामने इन्वेस्टर्स की समझो कंप्लेंट आती है, डिविडेंड वारंट टाइम पर भेजती नहीं है, हमारे लेटर्स का जवाब नहीं देते हैं, एनुअल रिपोर्ट हमें नहीं आता है, ऐसा और भी कुछ कंप्लेंट्स होगा। या समझिए कोई स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग की फ़ी नहीं देते हैं, तो ऐसे कुछ कारण है, तो ऐसी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंड नहीं करते, जेड ग्रुप में रखते। जेड ग्रुप मीन्स नॉन कंप्लायंट कंपनीज। सो एक तरफ से इशारा है इन्वेस्टर्स को कि ये कंपनी में कुछ तो गड़बड़, मीन्स भले फाइनेंशियल गड़बड़ नहीं होगी लेकिन नॉन कंप्लायंट ये कंपनी है। सो किसी कंपनी को भूषण की बात नहीं है कि हम लोग जेड ग्रुप में जाएंगे। सो एज फार एज पॉसिबल कंपनीज अवॉइड कि हमें जेड ग्रुप में नहीं डाला दिया है, लेकिन अगर है तो हमें पता चलता है कि जेड ग्रुप में है, दैट मीन्स वी हैव टू बी कॉशियस। बोनस शेयर्स के बारे में मैंने पहले कहा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स फ्री देती है जब कंपनी के पास रिजर्व फंड बढ़ जाता है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर डिविडेंड, कंपनी गिव्स शेयर्स विच आर एब्सोल्युटली फ्री, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। आपका डीमैट अकाउंट है, उसमें समझिए 40 शेयर्स ऑलरेडी है, कंपनी डिसाइड करती है कि 40 शेयर्स जो है 1-to-1 बोनस, मीन्स 40 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है और एडिशनल 40 शेयर्स आपको कंपनी डीमैट अकाउंट में जमा करेगी, तो आपके टोटल शेयर्स हो गए 80। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जो करना है वो कंपनी का RTA करेगा। RTA के बारे में हम देखेंगे। सो जो कुछ करना है मीन्स 40 एडिशनल शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने हैं, दैट RTA विल डू, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कंपनी जब राइट शेयर्स इशू करती है,
राइट शेयर्स का मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको कंपनी और शेयर देना चाहती है, लेकिन वो फ्री नहीं, पेमेंट देना पड़ता है। ऑन पेमेंट बेसिस शेयर्स दे देगी, उसको बोलते हैं राइट शेयर्स। लेकिन ये जो राइट शेयर्स का प्राइस कंपनी लगाती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द मार्केट प्राइस, तो ही आप ले लेंगे ना, नहीं तो मार्केट से ले लेंगे। लेकिन राइट शेयर्स आपको ऑफर किए और आपको नहीं चाहिए तो आप दूसरे किसी को दे सकते हैं, उसको बोलते हैं रिनंसिएशन। मतलब मेरे पास 50 शेयर्स है, कंपनी ने 25 शेयर्स राइट इशू किए, ऑफर किए मुझे, लेकिन मुझे 25 शेयर्स लेने में नहीं दिलचस्पी है, सो दोज 25 शेयर्स आई कैन रिनंस टू समबडी एल्स, तो उसके लिए फॉर्म भर के देना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ मी दैट थर्ड पार्टी जो कुछ है वो अप्लाई करेगी, वो चेक भरेगी, शेयर्स उन्हें मिलेंगे। लॉक इन शेयर्स के बारे में हमने देखा है कि लॉक का मतलब ताला। जो कंपनियों के शेयर्स जो कुछ प्रमोटर्स के पास रहते हैं उसके लिए कुछ पीरियड, फॉर सर्टन पीरियड वो लॉक इन में रहते हैं, दैट मीन्स दे कैन नॉट सेल द शेयर्स, उसको बोलते हैं लॉक इन शेयर्स। लॉक इन शेयर्स का मतलब उसकी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। वो लॉक इन कभी 3 साल का होता है, कभी 5 साल का, 7 साल, डिपेंड्स अपॉन द जो कंपनी डिसाइड करती है उसके ऊपर वो आधार है। सो लॉक इन शेयर्स की ये क्राइटेरिया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि बायबैक शेयर्स। बायबैक का मतलब ऐसे कंपनी का शेयर्स हमारे पास है, सो कंपनी टेल्स इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करती है कि भाई आपके पास जो शेयर है वो आप हमको वापस दे सकते हैं। कंपनी विल बाय देयर ओन शेयर, उसको बोलते हैं बायबैक। अगर समझे मेरे पास 25 शेयर से XYZ कंपनी के, कंपनी ने बायबैक की ऑफर दे दी है, तो बायबैक के लिए कंपनी जब ऑफर देते हैं सो दे टेल मी कि आपके पास जो 25 शेयर्स है वो हम लोग बायबैक में लेना चाहते हैं। प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, लेकिन जनरली वो शेयर्स की मार्केट में जो प्राइस होती है उससे बायबैक की प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती है, सो मैं बायबैक का स्कीम ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, दैट इज माय डिसीजन, हमें कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा उसमें ऐसे होता है कि अगर मैं बायबैक इशू का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूँ, शेयर मेरे डिमैट अकाउंट में भले पड़े रहे, तो इसके बाद जब कंपनी डिविडेंड देगी वो डिविडेंड तो मुझे मिलने वाला ही है, नोबडी कैन डिप्राइव मी। लेकिन थोड़ा उसमें ऐसे हो सकता है अगर 90% शेयर्स बायबैक हो गए, 90% शेयर्स बायबैक हो गए तो सिर्फ 10% शेयर्स पब्लिक के पास रहेंगे। सो इन दैट केस कंपनी में विथड्रॉ द लिस्टिंग, कंपनी ने जो शेयर्स अपने लिस्ट किए स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टिंग निकाल सकती है कंपनी। अगर कंपनी खुद का लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज से निकाल देती है और बाद में आपको शेयर्स बेचने की इच्छा हो गई तो आप बेचेंगे कहाँ, बेचेंगे किसको बेचेंगे आप, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो व्यवहार नहीं होता है। सो इन दैट केस यू हैव टू सेल योर शेयर्स टू सम पर्सन प्राइवेटली। लेकिन आपको कौन मिलने वाला है, लेने वाला, आपको क्या मालूम, कुछ कोई इंटरेस्ट है। सो वो थोड़ा रिस्क है कि 90% बायबैक अगर होती है, और कंपनी में करेगी ऐसा नहीं, लेकिन कर सकती है कानून के हिसाब से। सो इन दैट केस हमें सेलिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। सो दैट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। और दूसरी एक बात है कि स्टॉप लॉस क्या है, ऐसे बहुत लोगों ने पूछा है। स्टॉप लॉस का मतलब ऐसा है कि मैंने कोई शेयर्स 100 रुपीज़ में बाय कर दिए, मैं कोई कंपनी का कोई एक शेयर समझिए 100 रुपीज़ में मैं बाय कर दिया, लेकिन वो शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, समझो 95 हो गई। अगर मैं बेचूँ ये स्टेज में तो मुझे 5 रुपीज़ तो लॉस है ही, और मैं 4 दिन रुक गया फिर 90 रुपीज़ हो गया, अब मैं बेचूँ तो 10 रुपये लॉस है। फिर कुछ दिन रुका 85 हो गया, अब मैं बेचूँ तो 15 रुपीज़ लॉस है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि अरे जब ये शेयर्स 95 पे गया था उस समय अगर बेचता था तो मेरा सिर्फ 5 रुपया लॉस होता था, अब मेरा 15 रुपया लॉस है। टू अवॉइड दैट मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं शेयर बाय किए हैं 100 रुपीज़ को, उसी समय मैं ब्रोकर को बोल सकता हूँ कि भाई ये शेयर्स जब 95 रुपीज़ भाव हो जाएगा आप ये शेयर बेच दीजिए। दैट मीन्स मैंने 5 रुपया लॉस जो है वो पहले से ही बुक करके रखा है कि भले 95 में जाता है आप बेच दीजिए। सो ब्रोकर क्या करता है, जब आपका शेयर बाय करता है 100 में, उस समय उसके बैक ऑफिस में मेंशन कर लेता है कि 95 में शेयर्स बेचना है। सो क्या है, मुझे रोज ध्यान नहीं देना पड़ता है, तो आई एम कीपिंग माई लॉस लिमिटेड टू ₹5, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मैं कह सकता हूँ इन दिस केस कि मैंने 95 पे स्टॉप लॉस लगाया है। दूसरी बात हमने देखा है कि लिमिट ऑर्डर, समझो मैंने ऑर्डर प्लेस किए, आई वॉन्ट द पर्टिकुलर मनी, बायर ने कहा है
कि मुझे शेयर्स ये अमाउंट में बाय करनी है, दोनों की कंडीशन नहीं जमती है, तो क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रांजेक्शन्स उस दिन के लिए फेल हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे इन्वेस्टर्स को वापस ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर क्या करते हैं, अपने बैक ऑफिस में वो ऑर्डर पेंडिंग रखते हैं और नेक्स्ट डे फिर एग्जीक्यूशन के लिए निकालते हैं। सो नेक्स्ट डे ट्रांजेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर थर्ड डे के लिए रखेंगे। सो हर बार इन्वेस्टर्स को ब्रोकर के पास जाके कल मेरे शेयर्स नहीं बेचे गए आज बेच दीजिए, वो ऑर्डर देने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर की जो बैक ऑफिस होती है, बहुत पावरफुल बैक ऑफिस होती है हर ब्रोकर की, सो दे टेक केयर ऑफ दैट, सो दे विल कीप दैट पेंडिंग इन देयर बैक ऑफिस। लेकिन बीएससी के सर्वर में या एनएससी के सर्वर में वो पेंडिंग नहीं रहता है, वो आज का आज ही पूरा हो जाता है। कुछ दर्शकों ने सवाल पूछे स्प्लिट क्या होता है। समझिए कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपये। उस शेयर्स का आज मार्केट में प्राइस चलता है समझिए 3000 रुपीज। हो सकता है 10 रुपये का फेस वैल्यू था व्हेन कंपनी इशूड द शेयर्स, आज उसके मार्केट में प्राइस है 3000। सो समझिए ये शेयर्स अभी कॉस्टली लगता है, महंगा लगता है। सो जिनको परचेस करने की इच्छा है वो सोचते हैं कि बहुत महंगा है। तो इन सच केसेस, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स कंपनी सोचती है कि ये शेयर्स के फेस वैल्यू हम लोग हाफ कर देंगे। सो 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसकी अगर हाफ करेंगे 5 रुपया, तो जिनके पास 10 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर था उनके डिमैट अकाउंट में से उनके डिमैट अकाउंट में 5 रुपीज फेस वैल्यू के 2 शेयर्स कंपनी क्रेडिट करेंगी और ओरिजिनल जो एक शेयर था वो विड्रॉ करेंगी, कैंसिल करेंगे। सो मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, 10 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर था और 5 रुपये फेस वैल्यू के अभी 2 शेयर्स हो गए। लेकिन जब कंपनी स्प्लिट करती है, 10 रुपये का शेयर्स फेस वैल्यू 5 करती है, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस जो 3000 है वो भी हाफ हो जाएगी, करीबन, एग्जैक्टली आपने करीबन उतनी हो जाती है। तो मुझे एज अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मामले में, क्योंकि पहले में मेरे एक शेयर्स की प्राइस 3000 थी, अब मेरे पास 2 शेयर्स है, उसकी प्राइस 3000 ही है। तो इमीडिएटली मुझे ना फर्क पड़ता है, मंस ना घाटा होता है ना फायदा होता है। लेकिन भविष्य में वो कंपनी के शेयर्स का भाव समझो 1500 से बढ़ के 1600, 1700, 2000, 2500 हो गया, तो डेफिनेटली मेरे पास जो होल्डिंग है 2 शेयर्स का, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। दूसरी बात, नाउ इन्वेस्टर हैज 2 शेयर्स बट पोर्टफोलियो वैल्यू इज नॉट डबल इमीडिएटली, क्योंकि इस समय में क्या होता है हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज शेयर डिमैट अकाउंट में है, एवरीथिंग विल बी डन बाय कंपनी। एवरीथिंग मीन्स आपके डिमैट अकाउंट में जो एक शेयर्स है उसको एक्सटिंग्विश किया जाएगा और 2 शेयर्स अलग रीत से क्रेडिट किए जाएंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था आईएसआईएन कोड, हर कंपनी के लिए आईएसआईएन कोड रहता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो पहले जो शेयर्स था 10 रुपये वैल्यू का, उसका आईएसआईएन कोड अलग रहेगा, और जो न्यू शेयर्स है 5 रुपीज फेस वैल्यू का, उसका भी आईएसआईएन कोड अलग होगा। सो पहले जो शेयर्स थे उसको एक्सटिंग्विश किए जाएंगे, नील किए जाएंगे, और न्यू शेयर्स अपने डिमैट अकाउंट में जमा हो गए। सो उसको बोलते हैं स्प्लिट। एवरेजिंग के लिए भी ऐसा है, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलता हूँ, प्रोसीजर बोलता हूँ। समझो मैंने कोई कंपनी के 5 शेयर्स ले लिए 80 रुपीज के भाव से, सो मेरी परचेस कॉस्ट कितनी हो गई 400 रुपीज। वही शेयर्स, कंपनी के शेयर्स का भाव समझो कुछ दिन के बाद 70 हो गया। अगर मैं बेचूं ये शेयर्स तो पर शेयर मुझे 10 रुपीज लॉस है, 5 शेयर के पीछे 50 रुपीज मेरा लॉस है। सो इन दैट केस क्या होता है, मैंने इनिशियल मेरा परचेस था 5 शेयर्स 80 रुपीज के भाव से लिए थे, टोटल मेरी परचेस कॉस्ट थी 400 रुपीज। लेकिन जब जो 70 में भाव आता है उसका, तो मैं क्या करता हूं और 5 शेयर्स बाय कर देता हूं। फर्दर 8 दिन, 15 दिन, 2 महीने का फिर वो शेयर्स के भाव और कम होता है, 50 रुपीज होता है, तो मैं फिर 5 शेयर्स बाय करता हूं। तो इस प्रकार क्या हो गया देखिए, 5 शेयर मैंने बाय किए थे 80 रुपीज की भाव से, 5 शेयर बाय किए 70 रुपीज के भाव से, 5 शेयर वापस बाय कर दिए 50 रुपीज के भाव से, तो 5 + 5 + 5 15 शेयर्स मेरे बाय हो गए, और कितने रुपए में हो गए 1000 में। तो मेरी एवरेज प्राइस क्या हो गई 66 रुपीज 67 पैसा, 66 रुपीज 67 पैसा। अभी समझिए ये शेयर्स का भाव 75 हो गया, तो डेफिनेटली 9 रुपीज मतलब 8 रुपीज 50 पैसा पर शेयर मुझे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने परचेस प्राइस जो है तो मेरी कम कर दी है बाय डूइंग दिस एवरेजिंग।
ये मैंने अरिथमेटिकली आपको कहा है, लेकिन ये एवरेज क्या हद तक करेंगे हम लोग। समझो शेयर्स 20 रुपीज़ तक आते रहा तो क्या हर स्टेज पे मैं शेयर बाय करते रहूँगा? क्या मेरी पूरी पूंजी एक ही कंपनी में लगाऊंगा जस्ट टू मेक माई बाइंग प्राइस कम करने के लिए? सो ये कौन सी कंपनी के बारे में करनी है, क्या हद तक करनी है, दैट वी हैव टू थिंक। लेकिन मैंने प्रोसीजर बना दिया, वो क्या होता है। दूसरी बात, शुरू में मैंने कहा था कि कोई कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपया है। मैंने जब शेयर्स आईपीओ में बाय किए थे तो समझो 10 रुपये में मैं कंपनी में दिए थे। मैंने बाय जो ओरिजिनल मेरा आईपीओ में बाय है वो 10 रुपीज़ का शेयर्स 10 रुपीज़ में कंपनी ने दिया था। आगे चलकर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कंपनी को प्रॉफिट होता रहा और कंपनी ने 40 रुपीज़ डिविडेंड दे दिया। तो मेरे पास एक शेयर है 10 रुपये का, डिविडेंड मिला 40 रुपीज़। तो इन दैट केस कंपनी विल से वी हैव पेड 400% डिविडेंड, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। 100% सच्ची बात है। लेकिन ये किसके लिए? उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने ये शेयर आईपीओ में इनिशियली शुरू में लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि शेयर्स का भाव उस समय 10 रुपये था। जरूरी नहीं कि 10 ही रहेगा, कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा। उस शेयर्स का भाव समझे बढ़ते बढ़ते अगर कितने हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये के शेयर्स का मार्केट प्राइस जो है अभी होगी 100 रुपीज़। तो अभी भी मुझे जो डिविडेंड, समझो कंपनी सेम डिविडेंड देती है ऐसा मान लेते हैं। सो 40 रुपये डिविडेंड मुझे देगी तो मेरी प्राइस बाइंग प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन डिविडेंड मिलेगा 40 रुपीज़। सो 40 रुपीज़ डिविडेंड है वो 10 रुपये पर नहीं, फॉर मी इट इज़ ऑन 100 रुपीज़। सो मेरे लिए डिविडेंड का यील्ड कितना पड़ेगा? 40%। जिन्होंने पहले शेयर्स लिए हैं उनके लिए 400%, लेकिन वही शेयर मैंने 100 रुपीज़ से मार्केट से बाय किया है तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो 40%। सो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो कंपनी ये कहती है हम एक शेयर पर 40 रुपये डिविडेंड दे दिया। कंपनी ये नहीं देखती है कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। सो वी हैव टू थिंक दैट। उसी प्रकार एबीसी कंपनी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 2 रुपये डिविडेंड दे दिया है, सो 20% डिविडेंड। सो इन्वेस्टर इज हैप्पी। लेकिन ये 10 शेयर का मार्केट प्राइस समझिए आज 25 है, तो जो 2 रुपये डिविडेंड मुझे मिलने वाला है वो 25 रुपये पर 2 रुपये मिलने वाला है। सो डिविडेंड का यील्ड कितना होगा? 8%। दोस्त ये स्लाइड में इसलिए बनाई है कि जो बिगिनर्स है उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। सो समबडी रेड इन न्यूज़पेपर कि दिस कंपनी हैज़ पेड 40% डिविडेंड, 400% डिविडेंड। इन दैट केस ऊपर के एग्जाम्पल में जो बिगिनर है कुछ भी मालूम नहीं है तो उन्होंने ये पेपर में पढ़ा कि कंपनी हैज़ गिवन 400% डिविडेंड। सो मुझे एक व्यक्ति मालूम है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन ये पेपर में जैसे पढ़ा तो उन्होंने लोन लेके वो कंपनी के शेयर्स लिए कि वो 400% डिविडेंड देती है। वो पैसा अगर बैंक में रखते हैं तो 7% फिक्स डिपॉजिट पे मिलेगा। यहाँ पे कंपनी 400% डिविडेंड देती है। असल में उनका जो थिंकिंग रॉन्ग था, क्योंकि कुछ मार्केट का नॉलेज नहीं था। एक्चुअली ये कंपनी डिविडेंड देती थी 40%, क्योंकि मार्केट वैल्यू है। सो जिन्हें मालूम नहीं होता है वो लोग उस प्रकार कुछ ना कुछ करते हैं। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो LKP सिक्योरिटीज ने किया है उसके पीछे यही पर्पज़ है कि ये जानकारी लोगों को मिले, एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई व्यावसायिक हेतु नहीं है। ये जो जानकारी है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में दी जाती है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से। जिनके पास शेयर्स है आपको मालूम होगा, जिनके पास शेयर्स होते हैं डीमैट अकाउंट में, तो उन्हें हर साल कंपनी एनुअल रिपोर्ट भेजती है। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो हर साल डिविडेंड भी पे करती है। सो ये सब कम्युनिकेशन जो होता है, डिविडेंड पे करना या तो एनुअल रिपोर्ट भेजना, ये सब काम कंपनी ने एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ रहता है। उस एजेंट को कहते हैं RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। जनरली कोई कंपनी ये काम खुद नहीं करती, RTA अपॉइंट करता है। रीज़न ये है कि एक RTA के पास हो सकता है 50, 60, 200, 300 कंपनियों का भी काम होगा। सो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। सो यूजिंग दैट दे कैन मैनेज द शो ऑफ इवन 200, 500 कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल कार्वी इज RTA। सो कार्वी समझो 500 कंपनियों का काम कर लेता है। सो आपको जब ये एनुअल रिपोर्ट आता है उसमें लिखा हुआ रहता है कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दैट मीन्स ये जो एनुअल रिपोर्ट आपके पास आया है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की तरफ से कार्वी इन RTA ने आपको भेजा है।
या आपका जो डिविडेंड होता है पेमेंट, वो डिविडेंड पेमेंट कैसे करते हैं, आरटीए सीडीएसएल एनएडीएल से डिटेल्स ले लेते हैं, कौन सा डिमैट अकाउंट होल्डर है, उसके डिमैट अकाउंट में कितने शेयर्स है, दैट ऑल द डेटा आरटीए लेता है कंपनी से और डिपॉजिटरी से। आरटीए डेटा लेते हैं डिपॉजिटरी से और डिविडेंड पेमेंट जो है वो डिमैट अकाउंट होल्डर्स के बैंक खाते में जमा करती है। सो ऑल दिस वर्क इज डन बाय आरटीए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स की संख्या कम है, कंपनियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक कंपनी के लिए एक आरटीए नहीं है, 50, 100, 200, 300 कंपनी के लिए एक आरटी है। और भी है, तो आप उनके नाम आप देख सकते हैं सेबी के साइट पे कि कौन से और कितने आरटीए देश में है। सो इस प्रकार जो बेसिक नॉलेज था मैंने आपको दे दिया है। और ये श्रृंखला जो हो गई 8 प्रोग्राम की, उसके लिए एलकेपी सिक्योरिटीज की मिस अलाफिया, दूसरे मिस्टर प्रवीण नायडू, ही इज इंचार्ज ऑफ पुणे ऑफिस, मिस्टर विश्वनाथ इज इंचार्ज ऑफ नासिक, मिस्टर गौरव चौहान ये आईटी का सब देखते हैं, और एंटायर टीम ऑफ एलकेपी। उन्होंने बहुत मेहनत ली है ये पूरी श्रृंखला सक्सेस करने के लिए। सो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी ये 8 एपिसोड की श्रृंखला कंडक्ट करने के लिए। वी हैव गुड रिलेशंस विद एलकेपी सिक्योरिटीज। पहले हम लोग उनके लिए मैंने बहुत से प्रोग्राम कर दिए थे, मुंबई के बाहर भी कर दिए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी बाहर जो पब्लिक प्रोग्राम होते थे हॉल लेके अभी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है कि हम लोग ये माध्यम से करेंगे। अदरवाइज ये इन्वेस्टर अवेयरनेस का काम तो चालू ही रहता है, थ्रू आउट ईयर चालू रहता है। बहुत ब्रोकर्स करते हैं, बैंक करती है, स्टॉक एक्सचेंज करती है, डिपॉजिटरी करती है, लेकिन एलकेपी सिक्योरिटीज जो है वो आई मस्ट हैट्स ऑफ टू देम कि यहाँ पे उन्होंने कुछ बिजनेस के बारे में सोचा भी नहीं है, जस्ट अवेयरनेस के रूप में किए हैं। और ये इसके बाद भी आपको कभी मुझसे संपर्क करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9820389051। जो एपिसोड्स इंक्लूडिंग दिस 8वां एपिसोड, ये सब के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल का नाम है चंद्रशेखर ठाकुर। सो वहाँ पे आप सीधे जा सकते हैं, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ तकलीफ होती होगी तो मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिए, मैं आपको थेट लिंक भेज दूंगा पर्टिकुलर एक एपिसोड की। और दूसरी बात, आपको जब ये सब सुन के लगा कि मुझे शेयर्स खरीदना है, डिमैट अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सीधा नंबर मैं आपको देता हूँ, विश्वनाथ बोदड़े, ही इज़ इंचार्ज ऑफ नासिक ऑफिस, उनका भी नंबर है 8888280555। आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यों किसे भी कर सकते हैं, लेकिन आई नो दिस पर्सन क्योंकि उन्होंने बहुत इंटरेक्शन होता है मेरा और उनका ड्यूरिंग दिस एपिसोड, इसलिए उनका नंबर दे दिया है। और ही इज़ ऑल्सो नाइस पर्सन, कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, उन्हें भी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है मिस्टर विश्वनाथ, आप कभी भी उनको फ़ोन कर दीजिए, इवन एट रात को 11 बजे करेंगे ना, ही विल नॉट गेट अपसेट, बोलते हैं हाँ बोलिए सब क्या काम है, मैं आपको हेल्प करूँगा। सो दैट वे ऑल पीपल, ऑल एलकेपी की टीम ही ऐसी है। सो आप मुझे सवाल कर सकते हैं और मेरी आपसे विनंती रहेगी कि ये जो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आप कभी भी आपका सवाल पूछ सकते हैं या आपका नाम और प्लेस मुझे एक बार व्हाट्सअप में डाल सकते हैं। कारण यह है कि जब समझे आप अभी रहते हैं रायपुर, आप रहते हैं अहमदाबाद, आप रहते हैं सातारा, जहाँ भी आप रहते हैं आपका नाम और प्लेस ऑफ लिविंग मुझे व्हाट्सअप पर कर दीजिए, ताकि ये लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन तो परमानेंटली रहने वाला है नहीं, कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाएगा। सो वेन एवर वी विल डू द प्रोग्राम इन पर्टिकुलर सिटी, आपको मेरी तरफ से इन्विटेशन आएगा, क्योंकि मेरे पास जो नंबर सेव होते हैं वो सिटी के प्लेस के हिसाब से सेव कर देता हूँ। तो डेफिनेटली सातारा में जितने लोग हैं उनके पास इन्विटेशन जाएगा। सो एक बार आप वो मुझे आपका व्हाट्सअप नंबर, नेम एंड प्लेस कर दीजिए। सो मुझे भी थोड़ा दुख होता है आपसे विदा होने में, क्योंकि 8 एपिसोड्स की आदत पड़ गई थी कि रोज़ आपसे संपर्क करने की। तो आशा है आपको सब भी अच्छा हुआ होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितना हो सके इतना सिंपल लैंग्वेज में ये स्लाइड शो के ज़रिए ये टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। जो उससे भी कुछ बचा है तो डेफिनेटली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कभी भी, उसके लिए कोई फ़ी देनी नहीं पड़ेगी। रीज़न इज़ दैट
I was working in this field. 33 years I work in BSc, 19 years I work in CDSL. So 52 साल के दरमियान जो कुछ नॉलेज मुझे मिला है, आई वॉन्ट टू शेयर दैट टू द पब्लिक हु आर इन नीड। नहीं तो क्या होता है, कुछ भी कोई कह देता है, वो 1 महीने में डबल होगा, 2 महीने में 4 टाइम्स होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। और प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें प्रोटेक्शन क्या है, सेबी क्या है, प्रोसीजर क्या है, ब्रोकर कैसा ऑफिशियल पहचानना, ये सब चीज़ मैंने आपको ये माध्यम से कही है। सो और भी है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैं फिर एक बार मेरा नंबर आपको दिखाता हूँ, आप संपर्क में रहिए। और फेसबुक पे यू कैन बी इन टच ऑन फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट वही है, चंद्रशेखर ठाकुर। ये लगातार प्रोग्राम होते ही रहते हैं, तो फेसबुक में उसकी इंटीमेशन मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आज थोड़ा समय बढ़ गया, जैसे कल मैं कहा था, क्योंकि लास्ट एपिसोड है, थोड़ा समय हमेशा 25 मिनट्स का रहता है, आज थोड़ा ज़्यादा लिया। एंड आई होप यू विल नॉट माइंड दैट। और यहाँ पे आपकी रजा ले लेता हूँ। जय हिंद।